आक्रमणकारी। आक्रमणकारी। तो पहले तो इनका क्रम आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन आए। इंडो ग्रीक, जिसे हिंदी में कहते हैं हिंद यवन। कौन सा? हिंद यवन। इसके बाद शक, और शक के बाद पहलव। अब मैंने एक पल्लव लिखवाया है, ये पहलव है और वो पल्लव है, ये दोनों में अंतर क्या? इसको आप पर्शियन कह सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको पल्लव मत कर देना, क्योंकि पल्लव देसी और पहलव विदेशी, इसको याद रखिएगा। और लास्ट में अंत में कौन से? कुषाण। तो एक चीज तो ये ध्यान रखिएगा कि भारत पर दोबारा से आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों का क्रम क्या था? हिंद यवन, इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक के बाद हिंद यवन। कौन से? हिंद यवन। तो इसको क्रम को थोड़ा सा याद रखिएगा, जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाए। सबसे पहले कौन था? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के बाद कौन हुआ? सेल्यूकस। सेल्यूकस के बाद डियोडोटस। कौन सा? और डियोडोटस के बाद आपको ये वंश कुछ अलग अलग क्षेत्रों में क्या होगा? बट जाएगा, पतन हो जाएगा। किसका? सेल्यूकस के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन है? डियोडोटस। और डियोडोटस के बाद यहां पर अपने अपने हितों को लेकर जो इनके नीचे छत्रप काम कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को अलग अलग करना शुरू कर दिया, और ये अलग अलग भागों में क्या हो गए? बट गए। समझ में आ गया? और बटकर इन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, और जिसको आप आगे चलकर पढ़ोगे। अब आपसे पूछा जाए भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ग्रीक कौन था? वो तो यूनानी था एक तरीके से। क्या था? और मैं बात कर रहा हूं किसकी? यवन की। यवन कौन थे? ग्रीक्स, जो जहां पर यूनानी शासन कर रहे थे और जहां पर इंडियन शासन कर रहे थे, उन दोनों के मिश्रण से एक नई प्रजाति डेवलप हुई, जिसको हिंद यवन के नाम से जाना गया, जिनको इतिहास में इंडो ग्रीक कहा जाता है। तो उस समय भारत पर आक्रमण किस ग्रीक आक्रमणकारी ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया? ऐसा कौन सा ग्रीक आक्रमणकारी? डेरियस। और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक व्यक्ति का नाम है डेमेट्रियस। कौन सा? डेमेट्रियस। समझ में आ गया? अब इस डेमेट्रियस के समय ये जो श्रृंखला थी, ये दो भागों में क्या हो गई? बट गई। क्या हो गई? बट गई। तो एक जो शाखा चली, जो एक डायनेस्टी चली, वो इसी के नाम से चली, डेमेट्रियस। कौन सी? डेमेट्रियस वंश। समझ में आ गया? और दूसरा इससे अलग हो गया एक व्यक्ति, जिसका नाम था यूक्रेटाइड्स। वो एक अलग शाखा को लेकर विकसित हो गया। तो यहां से इस यवन शाखा का दो भागों में क्या हो गया? विभाजन हो गया, आपको देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, डेमेट्रियस के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण था, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम ग्रीक। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यवन कर दो या ग्रीक कर दो। ठीक है? तो पहला भारत पर आक्रमण ईरानियों ने किया, दूसरा यूनानियों ने किया, और तीसरा यवनों ने किया। पहला ईरानी। ईरानी कौन था? डेरियस। कौन था?
डेरियस, डेरियस से पहले मैंने आपको बताया साइरस, कौन सा? साइरस, सबसे पहले साइरस। साइरस ईरानी थे, कौन थे? इन ईरानियों को पराजित करा किसने? सिकंदर ने। किसने किया? और उसके बाद सिकंदर कहां आया? भारत में आया। तो सिकंदर कौन था? यूनानी। कौन था? तो पहला ईरानी, दूसरा यूनानी और तीसरा यवन। तीसरा यवन। तो वहां पर याद रखना साइरस, कौन सा? या फिर ओब्लिक करके डेरियस, जिसे इतिहास में दारा कहेंगे। उसके बाद याद रखोगे आप किसको? सिकंदर को, जिसको क्या कहेंगे? अलेक्जेंडर कहेंगे। और तीसरा कैरेक्टर आपको याद रखना है डेमेट्रियस का। 3 कैरेक्टर याद रहेंगे। पहला कौन सा? साइरस। साइरस कौन था? ईरानी। कौन था? तो आपसे पूछा था भारत पर पहली बार आक्रमण किसने किया? तो ईरानियों ने किया। किसने किया? फिर आपसे पूछा था ईरानियों में किसने किया? साइरस ने। किसने किया? लेकिन साइरस सफल नहीं था। सफल आक्रमणकारियों में किसको पढ़ेंगे? डेरियस को। किसको पढ़ेंगे? जिसको भारत के इतिहास में क्या कहा गया? दारा कहा गया। ठीक है। उसके बाद आता है इन ईरानियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो ईरानी ताकतवर थे, तो ईरानियों को पराजित किया किसने? यूनानियों ने। किसने किया? यूनानियों ने। और यूनानी कौन था? सिकंदर, या जिसे इतिहास में अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सेल्यूकस। सेल्यूकस का उत्तराधिकारी कौन हुआ? डियोडोरस। और डियोडोरस के बाद कौन हुआ? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस के बाद ये शाखा 2 भागों में बट गई, समझ में गया? और डेमेट्रियस एक अलग शाखा का विकसित कर दिया और दूसरे राजा ने एक अलग शाखा को क्या कर दिया? विकसित कर दिया। समझ में आ गया? यहां से आपको विभाजन देखने को मिलेगा। और विभाजन क्यों होगा? क्योंकि मैंने फिर कहा है, जैसे भारत के अंदर सेंट्रल फोर्स कोई मजबूत नहीं थी, इस समय यहां पर भी कोई ताकतवर नहीं था, तो उसने एक दूसरे को अपने से क्या कर लिया? अलग कर लिया और अपने नाम से नए राजवंश की क्या करी? स्थापना कर दी। डेमेट्रियस को चलाने वाला डेमेट्रियस वंश हो गया और यूक्रेटाइड्स को चलाने वाले यूक्रेटाइड्स वंश हो गया। समझ में आ गई बात? तो यहां पर ही लिख रहे हैं। तो अब हेडिंग डालिए, यहां से डालिए हेडिंग, लिखिए यवन। किसको लिखोगे? यवनों का। और यवनों की कुल 2 शाखा। कितनी? 2 शाखा। एक जिसे इतिहास में कहा जाता है डेमेट्रियस वंश, और एक को कहा जाता है यूक्रेटाइड्स वंश। यूक्रेटाइड्स, ये 2 शाखाएं, एक डेमेट्रियस और एक यूक्रेटाइड्स। अब ये दोनों क्या थे? राजा थे, तो इनके नाम से इनकी डायनेस्टी को जाना गया। समझ में आ गया? तो आपसे पूछा था इस वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक कौन होगा? डेमेट्रियस। यानी कि इसने अपने नाम से क्या चलाया? राजवंश चलाया, डेमेट्रियस। समझ में आ गया? और इसकी राजधानी, इसकी राजधानी थी साकल। आज की तारीख में क्या कहते हैं? सियालकोट। सियालकोट कहां पड़ता है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तानी थे थोड़ी ना, वो भारतीय ही तो क्षेत्र था। आज तो हम इसको क्या लिख रहे हैं? पाकिस्तान लिख रहे हैं। उस समय पाकिस्तान थोड़ी ना था। और ये जिस क्षेत्र पर शासन कर रहे थे उस क्षेत्र को तो उस समय बैक्टीरिया कहा जाता था। क्या कहा जाता? यवन मुख्य रूप से कहां के थे? बैक्टीरिया के। कहां के? बैक्टीरिया कहां पड़ता है? मध्य एशिया में। यूराल पर्वतमाला, पामीर का पठार और हिंदुकुश पर्वतमाला के बीच का क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान का कुछ हिस्सा, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, तजाकिस्तान का कुछ हिस्सा था, वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाता था? बैक्टीरिया कहलाता था। क्या कहलाता था? बैक्टीरिया। समझ में आ गया? उस बैक्टीरिया पर शासन कौन कर रहे थे? यवन कर रहे थे। और उन्होंने अपनी 2 शाखा के रूप में विभाजन कर लिया और उन्होंने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। समझेगा? उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस को क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि डेमेट्रियस भारत पर पहला ग्रीक आक्रमणकारी, पहला ग्रीक, अभी मैंने लिखवाया था, आपको याद रखिएगा,
प्रथम ग्रीक आक्रमणकारी, ये याद रखिएगा, आक्रमणकारी पहली चीज इस वंश के बारे में। अब इस वंश का एक प्रतापी शासक हुआ है जिसको आप इतिहास में पढ़ते हो, जिसको कहा जाता है मीनांडर। क्या कहा जाता है? मीनांडर, ध्यान रखिएगा, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मीनांडर। दो कैरेक्टर याद रखने, एक को याद रखना है डेमेट्रियस को, और दूसरा याद रखना है मीनांडर। मीनांडर को इसलिए याद रखा जाता है कि इसने सिकंदर से बड़े क्षेत्र को भारत में जीता। किसे? सिकंदर से भी बड़े क्षेत्र को भारत में जीतने वाला कौन? मीनांडर। तो पहली चीज तो याद रखिएगा, सिकंदर से बड़े भूभाग को इसने क्या किया? जीता। और इसने गंगा के दोआब क्षेत्र पर आक्रमण किया। आप समझ लीजिए, गंगा दोआब क्षेत्र पर आक्रमण। गंगा दोआब क्षेत्र पर आक्रमण। अब आप समझ लीजिए, सिकंदर तो यहां तक पहुंचा ही नहीं था। कहां तक? हाँ, पंजाब से आगे वो निकला ही नहीं था। ठीक है। दूसरा, इसकी खासियत क्या है? इसने, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। किसको? किस धर्म को स्वीकार कर लिया इसने? गंगा दोआब क्षेत्र पर आक्रमण, दोआब क्षेत्र पर आक्रमण। और किसने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। जब बौद्ध धर्म अपना लिया तो इसको बौद्ध साहित्य में एक विशेष नाम से जाना गया, मिलिंद। किसके नाम से? तो भारत में इसे किसके नाम से जाना गया है? मिलिंद के नाम से। मीनांडर का नाम ही क्या है? मिलिंद है। और कौन से साहित्य में? बौद्ध साहित्य में। कौन से साहित्य में? बौद्ध साहित्य में मीनांडर को क्या कहा जाता है? मिलिंद के नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक खासियत और याद रखिएगा, अब जब ये बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ तो कैसे दीक्षित हुआ? इसने एक बौद्ध साहित्य जो था, बौद्ध भिक्षु, उसके साथ क्या करी? वार्तालाप करी, डिस्कशन किया, डिबेट्स करी, धार्मिक चर्चा करी, और उसके बाद ये उससे प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद इसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। जब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तो इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है, एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पनो। मिलिंद पनो पुस्तक से क्या मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें एक पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पनो। इस पुस्तक के अंदर मीनांडर और नागसेन, जो कि एक बौद्ध भिक्षु है, उन दोनों की डिबेट्स की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और उसी में कहा गया है कि नागसेन से प्रभावित होकर मीनांडर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, और बौद्ध साहित्य में इसे मिलिंद के नाम से जाना गया। समझ में आ गया? ये बुक है कौन सी? ये बुक है, ध्यान रखिएगा, इस बुक को लिखने वाले का नाम यही माना जाता है कि ये पुस्तक नागसेन, किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा लिखी गई, ऐसा माना जाता है। इसके राइटर नागसेन, या फिर अगर नागसेन आपके पास ऑप्शन में ना हो, कोई संभावना बन जाए, तो एक नाम और याद रखिएगा, नागार्जुन। ठीक है। तो बेसिक जानकारी पता करिए। डेमेट्रियस वंश का एक शासक है जिसका नाम है मीनांडर। कौन सा है? मीनांडर। समझ में आ गया? मीनांडर भारत पर आक्रमण करता है और सिकंदर से बड़े क्षेत्र को जीत लेता है।
लेकिन वो बौद्ध धर्म से क्या होता है, प्रभावित होता है। क्यों प्रभावित होता है? क्योंकि वो एक डिबेट्स में भाग लेता है जिसमें इसके सामने कौन होता है, नागसेन। कौन होता है? और नागसेन एक बौद्ध भिक्षु होता है। उससे धार्मिक चर्चा के बाद ये दो धर्म के अंदर क्या होगा, स्वीकार कर लेता है। और बौद्ध साहित्य में मिनांडर को किस नाम से जाना गया, मिलिंद के नाम से जाना गया। और ये सारी धार्मिक चर्चा एक पुस्तक में मिलती है जिसका नाम है मिलिंद पढ़ो। और कहते हैं इस पुस्तक का रचयिता नागसेन या नागार्जुन को माना जाता है। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है। अब मिनांडर की एक खासियत और लिख लीजिए लास्ट। मिनांडर ने भारत में पहली बार सोने का सिक्का चलाया। स्वर्ण मुद्रा को चलाने वाला भारत में मिनांडर। एक लाइन और लिख लीजिए। भारत में पहली बार सोने का सिक्का चलाने। ठीक है, ये किसके बारे में होगी? डेमेट्रियस वंश के बाद। अब लिख लो किसके बारे में? यूक्रेटाइड्स वंश। इसका संस्थापक कौन? यूक्रेटाइड्स ही था। ठीक है, और इसकी राजधानी तक्षशिला। इसकी राजधानी तक्षशिला। पहली चीज हो गई। दूसरी, इस वंश का एक अन्य शासक हुआ है जिसका नाम है एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स। ठीक है, दूसरा शासक। कहते हैं कि इसने जब भारत के अंदर शुंग वंश, कौन सा? शुंग वंश का एक शासक था, मैंने आपको लिखाया था, जिसका नाम था भागदूत। लिखवाया था, या जिसे भागभद्र भी कहा जाता है। किस वंश का था? शुंग वंश का। लिखवाया था मैंने, कल देखिएगा, नाम लिखवाया था ना। तो उसके दरबार में क्या बेचता है? एक राजदूत बेचता, और जिसका नाम क्या था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस। और ये हेलियोडोरस क्या स्वीकार कर लेता है? भागवत धर्म। ये लाइन याद रखनी है बस। पहला शासक यूक्रेटाइड्स, दूसरा महत्वपूर्ण शासक एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स शुंग वंश का जो शासक है, कौन? भागदूत या भागभद्र। किस वंश का? शुंग वंश का। उसके दरबार में क्या बेचता है? राजदूत। और उस राजदूत का नाम क्या है? हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस क्या स्वीकार कर लेता है? और मैंने आपको कहा था फिर क्या करता है ये, याद है आपको? ये सारी लाइनें एक दूसरे से आपको क्या करनी है? कोरिलेट करनी है। आपके एग्जाम की दृष्टि से यहां से कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन मैं इस चीज को इसलिए पढ़ाता हूं कि जब भी आप कभी और किसी एग्जाम्स की तैयारी करो तो आपके पास बकायदा किसी क्लास में आप कहीं और कोई कोचिंग करो तो आपको ये पता हो कि मैंने मैक्सिमम चीजें पढ़ चुका हूं, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखिएगा, ये नाम याद रखना आपको। कौन सा? हेलियोडोरस। कौन सा? हेलियोडोरस। ठीक है, अब आ जाए अगले राजवंश पर। अगला राजवंश कौन है? शक। कौन है? शक। प्रथम विदेशी पढ़ लिए अपने ने, कौन थे? हिंद यवन।
या जिन्हें क्या कहते हैं इंडो ग्रीक कहा जाता है। दूसरे लिखिए शक। शक ये कहां के रहने वाले थे? मध्य एशिया के। कहां के रहने वाले थे? मध्य एशिया के रहने वाले लोग थे। इन्होंने भी भारत पर क्या किया? आक्रमण किया, पहली चीज। दूसरी, इनकी कुल 5 शाखाएं थी। कितनी? एक अफगानिस्तान में, दूसरी पंजाब में, तीसरी मथुरा में, फोर्थ मालवा में, और फिफ्थ महाराष्ट्र में। मालवा गुजरात नहीं, मालवा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश वाला। कौन से वाला? मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो कुल कितनी शाखाएं थी इनकी? 5 शाखाएं थी। एक शाखा तो भारत से बाहर, वर्तमान की बात करें तो ये कहां हो गई? भारत से क्या हो गई? बाहर हो गई। पहली चीज तो ये याद रखनी, पहली चीज तो ये याद रखनी। इसमें कुछ छोटे मोटे 2-4 फैक्ट्स हैं, उनको पढ़ना है। ये जो महाराष्ट्र है, इस महाराष्ट्र का एक शासक था जिसका नाम था नहपान। कौन था? नहपान। और इस नहपान को पराजित किया था किसने? अगर आपने कल क्लास पढ़ी हो तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। देखिए, अपनी कॉपी खोलिए और देखिए, सातकर्णी ने इसको क्या किया? पराजित किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा इसे क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया गया, और इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। नहपान। ठीक है, इसके अलावा मालवा की बात करें तो देखिए, मालवा से जो शक बचकर भागे वही जाकर कहां बसे? मथुरा में। कहां पर बसे? मथुरा में। समझेगा, मालवा के जो शक थे उनको पराजित किया। उनको क्या किया गया? पराजित किया। पराजित किसने किया? उज्जैन के शासकों ने। किसके? उज्जैन के शासकों में, जिसका नाम आता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या था? जिसको आप इतिहास में पढ़ोगे कि जिसके द्वारा क्या चला गया? विक्रम संवत। कौन सा? विक्रम संवत। उज्जैन के शासक थे, उन्होंने किसको पराजित किया? शकों को। किसको? और कहां के शकों को पराजित किया? मालवा के। कहां के? मालवा के। समझेगा, और ये जाकर कहां बस गए? मथुरा में बस गए। समझ में आ गया? अब मालवा से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है। समझ में आ गया क्यों आता है? उसका 2 कारण है। एक तो मालवा का एक महान शासक हुआ है जिसका नाम है रुद्रदामन। ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है रुद्रदामन के बारे में। किसके बारे में? तो पहली तो ध्यान रखिए, रुद्रदामन कौन था? शक था। और शक भी कौन सी शाखा का था? मालवा शाखा का था। समझ में गया? इस रुद्रदामन ने किसको पराजित किया? कल मैंने आपको बताया था। किसको पराजित किया? बताओ। याद है क्या? क्या याद करोगे, पढ़ते तो हो नहीं। गौतमी पुत्र के बाद शासक कौन बना था? पुलमावी। कॉपी खोलो कल वाले। कौन बना था? पुलमावी। और उस पुलमावी को पराजित किसने कर दिया? रुद्रदामन। रुद्रदामन ने किसको पराजित किया? हाँ, और इसके बाद क्या स्थापित हो गए? वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। इसका मतलब समझिए, यह तो एक महानतम शासक हुआ है। किस राजवंश का? सातवाहन वंश का। लेकिन इसके जो बाद गद्दी पर बैठा वो पराजित हो गया है। किससे?
रुद्रदामन से। रुद्रदामन भी कौन है? शक है, बस फर्क क्या है कि वो महाराष्ट्र की शाखा का ना होकर मालवा शाखा का था। और शकों के अंदर, किसके अंदर? शक जितने भी थे उन शकों में एक ही शासक को इतिहास में पढ़ा जाता है जिसका नाम है रुद्रदामन। कौन सा? रुद्रदामन। समझा? क्योंकि रुद्रदामन ने किसको पराजित किया है? सातवाहन वंश के शासकों को। किसको? सातवाहन। इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और सातवाहन में भी किसको? पुलमावी को। ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी को पराजित किया। और इस रुद्रदामन की जानकारी एक अभिलेख से मिलती है, शिलालेख से, जिसे गिरनार शिलालेख। कौन सा शिलालेख? या ब्रैकेट में जूनागढ़ शिलालेख से मिलती है। अब जूनागढ़ का नाम याद हो गया होगा तो अपने आप याद होगा कहां पर बात कर रहा हूं? गुजरात की। किसकी बात कर रहा हूं? गुजरात की। रुद्रदामन की जानकारी का स्रोत गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ शिलालेख से माना जाता है। एक ही बात है, एक ही बात है, अलग अलग नाम नहीं है। उसको गिरनार कह दो या उसको जूनागढ़ कह दो। समझ में आ गया? गिरनार पर्वत है, गिरनार पर्वत है, इसलिए स्पेशलाइजेशन जगह की बात करें तो गिरनार हो गया, और क्षेत्र की बात करें तो जूनागढ़ हो गया, और स्टेट की बात करें तो गुजरात हो गया। समझ में आ गया? उससे जानकारी किसकी मिल रही है? रुद्रदामन की। किसकी मिल रही है? और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो शिलालेख मिला, कौन सा? जूनागढ़। कहते हैं ये भारत में प्रथम संस्कृत शिलालेख माना जाता। हाँ, इंपोर्टेंट लिखना, ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। इस शिलालेख के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। भारत का पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया शिलालेख कौन सा है? गिरनार कह दो या जूनागढ़ कह दो। गिरनार कह दो या जूनागढ़ कह दो। इसका रचयिता कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि इसको रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया था। यह ध्यान रखिएगा। समझ में आ गई बात? और कहते हैं इसी शिलालेख से एक झील की जानकारी मिलती है, जिस झील का नाम है सुदर्शन झील। कौन सी झील? सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इसी शिलालेख से किसकी जानकारी मिलती है? सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है, जो कहां पर बनाई गई थी? गुजरात में। कहां पर? और कहते हैं इस झील को सबसे पहले बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस झील को बनवाया गया था। यह जानकारी आपको पता होनी चाहिए किसके बारे में? शकों के बारे में। समझ में आ गया? अब लास्ट लाइन लिखिएगा। जब रुद्रदामन की मृत्यु हो गई तो इसके बाद यहां पर कुछ ना कुछ मालवा के शासक रहे होंगे, शक रहे होंगे। उसमें एक अंतिम शासक आता है जिसका नाम होता है रुद्र सिंह थर्ड। कौन सा? और इस रुद्र सिंह थर्ड को उज्जैन के शासकों के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, और एक टाइटल धारण किया जाता है जिसे इतिहास में कहा जाता है विक्रमादित्य। क्या कहा गया? और इस जीत के उपलक्ष्य में वो एक संवत चलाते हैं जिसे इतिहास में विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है, ऐसा माना जाता है। दोनों चीजें ध्यान रखें। तो लिख लीजिए इसमें लास्ट लाइन, मालवा के नीचे नोट करके लिखिए, मालवा के शक राजा, मालवा के शक राजा रुद्र सिंह थर्ड, मालवा के शक राजा रुद्र सिंह थर्ड को उज्जैन के शासकों के द्वारा पराजित किया जाता है। पराजित किया जाता है एवं इस जीत के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जाती है। इस जीत के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि, टाइटल लिया जाता है। कौन सा? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जाती है।
एवं विक्रम संवत चलाया जाता है, एवं विक्रम संवत, ब्रैकेट में लिखिएगा, विक्रम संवत चलाया जाता है 757 BC, 57 BC में विक्रम संवत चलाया जाता है, जिसे मालव संवत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे मालव संवत के नाम से भी जाना जाता है। मालव यहां से निकला है शब्द, कहां से? मालवा से, तो इसे मालव संवत के नाम से भी जाना जाता है। जो आपके बिजनेसमैन है, क्या है? जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो महाजन लोग हैं, वो इसी संवत का प्रयोग करते हैं, वो इसी संवत का प्रयोग करते हैं। हमारा राष्ट्रीय संवत नहीं है, हमारा राष्ट्रीय संवत ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर कैलेंडर देखते हो तो कैलेंडर के अंदर दोनों चीजें मिलेगी, एक शक संवत और एक विक्रम। विक्रम संवत को ज्यादा बढ़ा लिखा के बताया जाता है। उसका कारण ये है कि शक संवत जो राष्ट्रीय संवत है, उसको चलाने वाला एक भारतीय नहीं था, भारतीय नहीं था, जबकि इसको चलाने वाले भारतीय थे। इसलिए कई लोग विक्रम संवत को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, किसके मुकाबले? शक संवत के मुकाबले। और महाजन लोग, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो इसी संवत का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कब चलाया गया? 57, ठीक है। अब आज की तारीख में आपसे पूछे कि वर्तमान में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो करंट ईयर्स में इसको जोड़ दीजिए। तो आज की तारीख में जोड़ दीजिए, 2024 को 57 से प्लस कर दीजिए, 2024 प्लस 57, हाँ, और आगे ब्रैकेट में लिख लो वर्तमान में विक्रम संवत, 2024 प्लस 57, 2024 प्लस 57, कितना हो गया टोटल? 2081, यानी कि 2081 आज की तारीख में भारत का क्या है? विक्रम संवत है। समझ में आ गया? तो ये आपको 2081 याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है? ये 57 याद रखना है। समझ में आ गया? क्योंकि वो तो बदलता रहेगा, वो तो अगले साल फिर क्या आएगा? 82 हो जाएगा, फिर 83 हो जाएगा। तो लेकिन याद क्या रखना है? विक्रम संवत के लिए करंट ईयर्स में आपको ऐड करना है, आगे चलकर पढ़ेंगे शक संवत, करंट ईयर्स में से उसको लेस करना है। दोनों को निकालने का तरीका यही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बीसी है और वो ईस्वी में है। वो किस में है? ईस्वी में। आ गया? समझ में आ गया? ठीक है। इसके अलावा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब लिखिए पार्थियन, या जिसे कहते हैं पर्शियन, या जिसे कहते हैं पहलव, एक ही बात है। हाँ, तीनों लिख लीजिए। हाँ, तीसरा पहलव या फिर पर्शियन, या क्या कह सकते हैं? पार्थियन, एक ही चीज है। मूल स्थान ईरान, पर्शिया। संस्थापक मिथ्रोडोट्स, मिथ्रोडोट्स। प्रतापी शासक या प्रमुख शासक के रूप में गोंदो फर्निस,
प्रतापी शासक के रूप में गोंदो फर्निस। यहां से एक क्वेश्चन बनता है बार बार, उसको लिखवाने के लिए ये लिखाना पड़ता है। इस गोंदो फर्निस के समय भारत में प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक आया। कहां पर आया? भारत में। तो ध्यान रखिए, तो भारत में पहला ईसाई धर्म प्रचारक, जिसके नाम से आपने देखे होंगे भारत में बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारे चर्च हैं, वो यही व्यक्ति है। कौन सा? सेंट थॉमस। समझ में आ गई बात? पहली शताब्दी के आसपास। किसके आसपास? पहली शताब्दी के आसपास, जब ईसाई धर्म का उद्भव हो चुका था, यानी कि ईसा मसीह। कौन से? ईसा मसीह। तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक व्यक्ति भारत में आया, और कहते हैं दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान इसकी हत्या कर दी गई, भारत में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ऐसा माना जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है पार्थियन या पर्शियन से, कि भारत के अंदर पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था और कब आया? ठीक है, तो पहली शताब्दी में सेंट थॉमस आया, जिस समय भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर शासन कौन कर रहा था? गोंदो फर्निस कर रहा था। गोंदो फर्निस कौन से वंश का शासक था? एक पर्शियन था। कौन सा? जिसने भारत पर क्या किए? आक्रमण किए। जैसे आप पढ़ते हो ना मध्यकाल के अंदर के मोहम्मद गोरी। कौन सा? तो मोहम्मद गोरी के साथ कौन आया? अजमेर के अंदर शेख सलीम, वो मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसने भारत में क्या किया? इस्लाम का नहीं, सूफी का प्रचार किया। किसका? सूफी धर्म का। सूफी जो विचारधारा है, सूफी विचारधारा एक सॉफ्ट विचारधारा है। किसमें? इस्लाम के अंदर। और मैंने कहा इस्लाम के अंदर जो सॉफ्ट विचारधारा होती है उसको ज्यादा लंबा स्वीकार नहीं किया जाता। तो आपको कहीं अब सूफी दिखाई नहीं देंगे। समझ में आ गया? क्योंकि सूफी का मतलब क्या था? सूफी संगीत में विश्वास करते हैं। किसमें? वो कहते हैं संगीत एक माध्यम है ईश्वर की प्राप्ति का। किसकी? ईश्वर की या अल्लाह की प्राप्ति का, या उस पैगंबर तक पहुंचने के लिए संगीत को क्या बनाया गया? एक माध्यम बनाया गया। जबकि आपको पता है कुरान के अंदर संगीत को स्वीकार नहीं किया गया। समझ में आ गई बात? इसके कारण वो विचारधारा जो कहीं ना कहीं कुरान से मतभेद रखती है, उसको धीरे धीरे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। भारत के अंदर एक समय सूफियों का बहुत बड़ा प्रभाव था। कश्मीर से लेकर, कहां से? कश्मीर से लेकर बिहार तक सूफी विचारधारा भारत में बहुत जबरदस्त थी, लेकिन धीरे धीरे वो क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी फ्लेक्सिबल थी, थोड़ी उदारवादी थी, थोड़ी लिबरल थी। समझ में आ गया? इसका परिणाम यही हुआ। तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रचारक कौन था? सेंट थॉमस। किसके समय आया? भारत के अंदर पहला चर्च भी कौन सा है? सेंट थॉमस चर्च। कौन सा चर्च? केरल में बनाया गया। कहां बनाया गया? उसके बाद कहां बनाया गया? गोवा में। किसमें? और बाद में आपको पता है ईसाई धर्म का या क्रिश्चियनिटी का मुख्य केंद्र क्या हो गया? गोवा हो गया। क्या हो गया? और आज भी भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? गोवा माना जाता है। ये याद रखिएगा। अब आ जाइए लास्ट पर, जिसको कहा जाता है कुषाण। क्या कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण। कुषाण वंश। क्यों? क्योंकि मंडे से अपने स्टार्ट करेंगे गुप्त वंश। कौन सा? गुप्त डायनेस्टी। दो डायनेस्टी बची है आपकी, एक गुप्त डायनेस्टी और एक वर्धन डायनेस्टी। कौन सी? एंशियंट हिस्ट्री की। कौन सी? एंशियंट हिस्ट्री की दो डायनेस्टी है। तो कुषाण वंश। अब कुषाण वंश का संबंध ध्यान रखिएगा कहां से था? चीन का एक कबीला था जिसका नाम था यूची कबीला। यूची कबीले से इनका संबंध माना जाता है। यूची कबीले से इनका संबंध माना जाता है। इनका मूल रूप से कहां के थे? चीन के। कहां के थे? चीन के। पहली चीज।
इस कुषाण वंश का संस्थापक भारत के अंदर माना जाता है कुजूल कड़फिसेस को। जो नाम है वैसे ही आपको याद रखने हैं। संस्थापक का नाम है कुजूल कड़फिसेस, कुषाण वंश का फाउंडर। दूसरा शासक विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस जिसने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, विम कड़फिसेस। दूसरा कौन सा है? विम कड़फिसेस जिसने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इसके सिक्कों पर शिव और नंदी या शिव पार्वती के क्या मिले? चित्र मिले। शिव नंदी के क्या मिले? चित्र मिले। तो भारत में सोने का सिक्का मिनांडर ने, भारत में शुद्ध सोने का सिक्का विम कड़फिसेस ने, और भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण वंश ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने? कुषाण वंश ने। अब इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क। कौन सा? कनिष्क। ध्यान रखिएगा। इसका राज्याभिषेक हुआ 78 ईस्वी में। इसका क्या हुआ? राज्याभिषेक, राजा बनाइए। और उसी समय इसने क्या चला दिया? कौन सा संवत? शक संवत। कौन सा संवत? शक संवत। और इसी शक संवत को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय संवत। 1957। 22 मार्च। कौन सी मार्च? 22 मार्च। जहां तक मुझे याद है, डेट लिखवाता नहीं हूं वैसे, डेट लगभग 21 या 22 मार्च 1957 को हमने इसको नेशनल कैलेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया कि ये हमारा आज से क्या होगा? राष्ट्रीय संवत होगा। वर्तमान का राष्ट्रीय संवत मैंने आपको बताया था, वर्तमान राष्ट्रीय संवत आप बता दीजिए, निकालो। कितना? 19। 2000 कहाँ आएगा? 19 या 2000 में चलेगा अभी? हाँ, 1950 या 1930? मैथ सीख रहे हो तुम, सीख ली तुमने मैथ। इतनी देर लगती है? बताओ। 19 बताओ 46? सच में? तो वर्तमान में आपका राष्ट्रीय संवत कौन सा है? 1946। कौन सा संवत है? शक संवत।
कौन सा संवत? शक और विक्रम में आपको याद रखना, वो ईस्वी में, वो बीसी में है। बीसी में होगा उसको लेस करना पड़ेगा, ईस्वी में उसको, सॉरी, बीसी में जो है उसको प्लस करना पड़ेगा, ईस्वी में उसको माइनस करना पड़ेगा। भारत सरकार ने 1957 में इसको नेशनल कैलेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया। समझिएगा, किसने चालू किया? कनिष्क ने। क्यों किया? इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था। समझ में आ गया? पहली चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी, कनिष्क के बारे में याद रखिएगा, कनिष्क ने अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित किया। भारत का पहला राजा जिसने अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित किया। भारत का पहला राजा जिसने अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य स्थापित किया, ध्यान रखिएगा। तीसरा, चीन के राजा पांचाओ को पराजित किया। हाँ, चीन को पराजित किया इसने। चीन को पराजित करने वाला आज तक कोई नहीं हुआ, और आजादी के बाद भी अब तक कोई नहीं हुआ। समझ में आ गया? इसका मतलब स्पेशल था। समझ में आ गई बात? क्योंकि जब हम अशोक के बारे में पढ़ते हैं, किसी के बारे में पढ़ते हैं, तो चाइना से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध दिखाई नहीं देता है। चीन को क्या किया? पराजित करने वाला यही माना जाता है। इसके अलावा इसने किस रूट पर नियंत्रण कर लिया? रेशम मार्ग को जीत ली। सिल्क रूट। कौन सा रूट? सिल्क रूट को जीत लिया इसने। रेशम मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। वन बेल्ट वन रोड जो चाइना भी पॉलिसी चला रहा है, वो पॉलिसी वही थी कि चीन से लेकर यूरोप तक का मार्ग था, जिसके ऊपर रेशम मार्ग या सिल्क रूट इसलिए करें कि सबसे ज्यादा ट्रेड उस रूट से होता था। उस ट्रेड वाले रूट पर इसने क्या कर लिया? नियंत्रण स्थापित कर लिया। ऐसा करने वाला पहला शासक यूराल पर्वत, कौन सी? यूराल पर्वत से लेकर गंगा घाटी, पश्चिम बंगाल तक का पूरा क्षेत्र किसके अधिकार में आ गया? कनिष्क के अधिकार में आ गया। स्पेशल याद रखिएगा तुम। इसके अलावा दो तीन चीजें और याद रखना कि कनिष्क ने, किसने? कनिष्क ने दो राजधानी बनाई। एक पेशावर, जिसको उस समय पुरुषपुर कहा जाता था, पेशावर, और सेकंड मथुरा। सेकंड मथुरा, दो राजधानी बनाई। किसने? कनिष्क ने। हाँ, दो राजधानी। इसके अलावा कनिष्क की एक मूर्ति मिली है, कहां से? मथुरा से, जिसे मथुरा शैली के नाम से जाना गया, जिसमें इसका सर नहीं है, लेकिन इसको पैंट, जूते, बेल्ट पहने हुए दिखाया गया। यानी कि आधुनिक फैशन। कौन सा? आधुनिक फैशन को प्रारंभ करने वाला कौन था? कनिष्क था साहब। आधुनिक फैशन को प्रारंभ करने वाला कौन? कनिष्क। कनिष्क की मूर्ति मिली है मथुरा से, सिरविहीन, धड़विहीन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चौथी चीज, कनिष्क, कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति हुई। कौन सी? चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय हुआ? कनिष्क के समय हुआ। मैंने आपको बताया था। और इसी के अंदर हीनयान और महायान में बट गया कौन सा? बौद्ध धर्म। मैंने आपको बताया था। तो कनिष्क महायान शाखा को मानने वाला। कौन सी शाखा को? महायान शाखा को मानने वाला। ठीक है, दो चार फैक्ट और हैं, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस दो तीन लाइनें लिखवानी पड़ेंगे। कनिष्क के कहां पर आक्रमण किया? पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया।
कहां पर आक्रमण किया और पाटलिपुत्र से क्या प्राप्त किया? एक तो स्कॉलर मिला इसको, एक तो इसको स्कॉलर प्राप्त हुआ जिसको इसने अपने दरबार में रख लिया, अश्व घोष को। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्र जिसमें महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगते थे, और महात्मा बुद्ध के दांत, ये दोनों इनको प्राप्त हुए और इन्होंने अलग अलग स्तूपों में इनका निर्माण करवा दिया। इसलिए अशोक के बाद बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रसार करने वाला कनिष्क था, इसलिए कनिष्क को सेकंड अशोक कहा जाता है। द्वितीय अशोक का टाइटल मिलता है किसको? कनिष्क को। पहली चीज। इसके अलावा इसके दरबार में कौन था? अश्वघोष। इसके अलावा पार्श। इसके अलावा वसुमित्र। इसके अलावा सरक। इसके अलावा सुश्रुत। ये इसके दरबार के महान स्कॉलर माने जाते हैं, महान स्कॉलर के रूप में जाना जाता है। सरक फादर ऑफ मेडिसिन, सुश्रुत शल्य चिकित्सा, सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करने वाला। वसुमित्र एक महान फिलोसफर माना जाता है। पार्शु भी इसके दरबार का एक महान विद्वान माना जाता है। अश्वघोष ने, जो आपको पता ही है, एक पुस्तक लिखी थी महान, कौन सी? पढ़ते नहीं हो, बुद्ध चरित्र। पढ़ लिया करो, ठीक रहोगे। फादर ऑफ मेडिसिन। प्लास्टिक सर्जरी, भारत के अंदर प्लास्टिक सर्जरी को शुरू करने वाला कौन? सुश्रुत। इसके अलावा इसने अपने जो राजा थे उन राजाओं की मूर्तियों को मंदिरों में स्थापित करवाया। समझेगा, जैसे आज आप भगवान की मूर्ति स्थापित करते हो, वैसे इन्हें राजाओं की मूर्तियों को क्या करा? मंदिरों में स्थापित करवाया। उन दिन राजाओं की मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कराया। वो जो मंदिर थे वो कुछ विशेष नाम से जाने जाते थे, उनको कहा जाता था देवकुल। देवकुल जो मंदिर थे जिनमें किसकी मूर्ति थी? राजाओं की मूर्ति थी। और इसके समय, लास्ट लिख लीजिएगा, इसके समय गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हुआ। और ये स्वयं अपने आप को क्या कहता था? देवपुत्र कहता था। ये इतनी चीजें थी किसके बारे में? कनिष्क के बारे में। इससे आपका काम चल जाएगा, आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वो पीरियड चल रहा था कल से आज तक का, पोस्ट मौर्य पीरियड। कौन सा? पोस्ट मौर्य पीरियड को दो भागों में पढ़ा, एक देसी और एक विदेशी। देसी के अंदर अपने ने पढ़ा किसको? शुंग को, कणव को, सातवाहन को, चेदी वंश को, और उसके बाद वाकाटक और इक्ष्वाकु और ये सारी बता दी। उसके बाद विदेशियों की बात करें तो इंडो ग्रीक, डेमेट्रियस, यूक्रेटाइड्स, समझेगा। उसके बाद शक, शकों के बाद पार्थियन या पहलव, और उसके बाद कौन से? कुषाण। अब नई डायनेस्टी आएगी जिसको कहा जाता है गुप्त डायनेस्टी। कौन सी? गुप्त। गुप्त डायनेस्टी भारत का गोल्डन पीरियड। कौन सा? स्वर्णिम काल कहा जाता है भारत के इतिहास का, या एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। मंडे को उसको अपने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक